नमस्कार बच्चों। हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो है पाठों के अंदर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। 11th में भी है और 12th में भी है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करवाया है वो हमारा है प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, जिसके अंदर हमने प्रकाशीय जो जल का अपघटन होता है वो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जो है वो क्या होता है वो देखा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा था कि जब चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है और अचक्रीय फास्फोराइजेशन होता है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या बनती है? उन क्रियाओं के फलस्वरूप एटीपी और NADPH2 बनती है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी कहलाती है एसिमिलेटरी पावर, मतलब संग्रहित जो ऊर्जा है वो कहलाती है। ठीक है, अम, है ना, ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा कहलाती है। तो ये ऊर्जा जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर काम में लेंगे, जो कि है हमारा अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। आ गई बात समझ में? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से भाग में हो रही थी? ग्रेना भाग के अंदर। अब आती है बात अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। तो हरित लवक के ग्रेना में होती है प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और जिसके फलस्वरूप एटीपी और NADP जो है वो बनते हैं। वो एसिमिलेटरी यानी संग्रहित ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को हम कहाँ काम लेंगे? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। तो अभी है कि अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण का मतलब वो क्रियाएं जो प्रकाश संश्लेषण के सेकंड चरण में आ तो रही है, लेकिन किसकी? प्रकाश की अनुपस्थिति में हो रही है। मतलब यहाँ पर इस अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है ना। तो ये क्रिया जो है वो होती है, लेकिन कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो इसे हम कहेंगे अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। अब अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण जो है वो तीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है C3 चक्र, जिसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि केल्विन बेंसन ने जो है इसकी खोज की थी। फिर आता है C4 चक्र, जिसे हेच-क्लैक चक्र भी कहा जाता है। और तीसरा है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन। ठीक है, ये हमारे तीन चीजें हैं जो हमें किसमें पढ़नी है? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में पढ़नी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये देखो। सबसे पहले आता है RUBP। RUBP क्या होता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट शर्करा होती है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है? कार्बन जुड़ा होता है। आगे बात समझ में? राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है शर्करा है RUBP। ठीक है, इसके साथ क्या है? कार्बन है। राइबोलोज शर्करा है, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है ना। ये एक क्रिया कारक के रूप में क्या करता है? काम करता है। मतलब ये जो CO2 है इसका जो अपचयन होगा, है ना, ये पूरा प्रोसेस जो होगा उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले ये RUBP जो है वो चाहिए होता है। आ रही बात समझ में? RUBP की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यानी ये CO2 जो है वो किसके साथ आकर जुड़ेगा? RUBP के साथ आकर क्या करेगा? जुड़ेगा, दोनों ही चक्र में, C3 में भी C4 में भी। आ रही बात समझ में? तो ये एक क्रिया कारक के रूप में काम करता है, जिससे क्या आके जुड़ती है? CO2। और फिर CO2 का अपचयन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो CO2 है उसके साथ RUBP जुड़ रहा है, तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है वो है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा है? रूबिस्को एंजाइम। ये जो है वो क्या करता है? जो हमारी CO2 है उसको जोड़ने का काम करता है। देखो क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये RUBP है हमारा क्रिया कारक जिसको हम कह रहे हैं, और ये रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम O2 को भी जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, और CO2 को भी किससे जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है? RUBP से जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब क्षमता रखता है। आ रही बात समझ में? यानी ये रूबिस्को एंजाइम RUBP से CO2 को भी जोड़ता है और O2 को भी जोड़ता है। यदि इन्वायरमेंट में CO2 क्या है? ज्यादा है, तो रूबिस्को एंजाइम इस RUBP से किसको जोड़ेगा? इस CO2 का जोड़ेगा, और इस क्रिया को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन, है ना। क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, फिर है, अगर ये किसको जोड़ता है? ऑक्सीजन को जोड़ता है तो क्या बोलेगा ये? मतलब ऑक्सीलेशन इसको बोलेंगे। ऑक्सीजन इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं? यदि रूबिस्को एंजाइम कब जोड़ेगा ऑक्सीजन को?
जब CO2 की मात्रा वातावरण में कम हो और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो O2 को जोड़ेगा, बजाय कि किसके, CO2 को, यदि CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो। ठीक है, तो अगर मान लो CO2 की मात्रा इन्वायरमेंट में ज्यादा है और ये CO2 को RUBP के साथ जोड़ रहा है ये रुबिस्को एंजाइम, तो 3 कार्बन युक्त जो है PGA जो है वो क्या होगा, बनेगा, मतलब जो पदार्थ बनेगा, जो स्थायी जो पदार्थ बनेगा वो होगा 3 कार्बन युक्त जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3 PGA जो है, यानी 2 अणु जो है PGA के बनेंगे, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये बनेगा। लेकिन अगर CO2 की मात्रा कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पर ये रुबिस्को एंजाइम RUB के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेगा। फलस्वरूप क्या बनेगा, 2 कार्बन युक्त जो कंटेंट है वो बनेगा, 2 कार्बन युक्त जो है मतलब 2 कार्बन युक्त पदार्थ बनेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो क्रिया है वो जो है हमारी क्या कहलाती है, 2C साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? 2C साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको प्रकाशीय श्वसन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये रहा प्रकाशीय श्वसन, है ना। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना, इसके साथ, तो हमारे साथ क्या होगा, होगा ये कि जो ऑक्सीजन जुड़ती है तो 2 कार्बन युक्त पदार्थ बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मतलब प्रकाशीय श्वसन होगा और 2 कार्बन युक्त पदार्थ बनेगा। तो 2 इसके बैड इफेक्ट्स होंगे इस प्रकाशीय श्वसन के कारण। एक तो नॉर्मल जो ये क्रिया हो रही थी ना फोटोसिंथेसिस की, वो रुक जाएगी, है ना, ये PGA का निर्माण क्या होगा, होगा ही नहीं। प्लस क्या होगा, ये जो ATP और NADPH यानी जो हमारी एसिमिलेटरी पावर थी, ये ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, मतलब ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होगा, ग्लूकोज बनेगा भी नहीं, और जो हमारे पास संग्रहित ATP और NADPH है वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ये क्या है, एक जो है हम मान सकते हैं कि मतलब बड़ी लोस जो है पौधों को क्या करती है, पहुंचाने वाली, लोस पहुंचाने वाली क्या है, एक क्रिया है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे C3 चक्र को, C4 चक्र को, है ना, और इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखो आपके क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म CAMP चक्र भी है ना, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको C3 चक्र और C4 चक्र जो है उसके बारे में क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, है ना। तो देखो क्या होता है, अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, C3 चक्र की, है ना। तो C3 चक्र के जो पादप होते हैं, है ना, उनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं ये फोटो रेस्पिरेशन होने के, मतलब ये जो हानिकारक क्रिया है ये होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऐसे पादप जो है वो क्या कहलाते हैं, C3 पादप कहलाते हैं। अब कुछ पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस क्रिया से बचने के लिए क्या करते हैं, इस क्रिया से बचने के लिए कुछ दूसरा उपाय जो है वो क्या करते हैं, अपनाते हैं। वो है C4 और CAM, मतलब इसको दूसरा एक जो चक्र है हमारा वो कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, C4 चक्र है। और इसके अलावा C4 चक्र के अलावा जो हम पढ़ते हैं वो है CAM, है ना। ये जो CAM और C3 चक्र है जो कि पाठकों के द्वारा क्या किए जाते हैं, इनसे बचने के लिए, मतलब इस रेस्पिरेशन की एक्टिविटी से बचने के लिए ये CAM चक्र और C4 चक्र जो है वो चलाया जाता है। आइए बात समझ में। तो अब यहाँ पर क्या किया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले C3 चक्र और C4 चक्र जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी बेटा, मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि टाइम जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचे, क्योंकि दोनों चक्र मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे C3 चक्र को। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा C3 चक्र की बात करेंगे, जिसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। और कहाँ होता है ये, C3 पादप जो होते हैं उनकी पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती है। पर्ण मध्योतक क्या होती है,
ये ऊपरी अधिचर्म, ये निचली अधिचर्म, यहाँ पर संवहनफूल होते हैं और संवहनफूल के चारों ओर जो ये खम्भ उत्तक और स्पंजी उत्तक होता है, ये क्या भरा रहता है? ये संवहनफूल है और यहाँ पर जो बाकी बची जो सेल्स होती है वो पर्णमध्युतक की होती है। तो पर्णमध्युतक जो है उसकी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? ये आरयूबीपी पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है C3 पादपों की किस जगह पे होगा, क्योंकि आरयूबीपी कहाँ पर है? आरयूबीपी उपस्थित है पर्णमध्युतक कोशिकाओं में। तो देखो ये जो क्रिया है C3 वो 3 चरणों में होती है बेटा। एक पहली है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोनीकरण, ठीक है? फिर है अपचयन और फिर है आरयूबीपी का पुनः निर्माण, ठीक है? तो जो हमारी पत्ती है इसकी ये संवहनफूल के अलावा ये जो कोशिकाएं पाई जाती है ना, अब इनको पर्णमध्युतक कहते हैं और इनमें उपस्थित है क्या? आरयूबीपी। अब ये स्ट्रोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, इनके माध्यम से CO2 क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। तो देखो अब आरयूबीपी है, 5 कार्बन युक्त जो है शर्करा है वो है। अब इसके साथ CO2 क्या करती है? ऐड होती है। कौन ऐड करता है? रुबिस्को एंजाइम इसके लिए मदद करता है। कौन मदद करता है? रुबिस्को एंजाइम। तो किसी भी कंटेंट में जब कार्बन जुड़ता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है? तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, यानी जिसको पीजीए कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है? तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और प्रत्येक में कितने कार्बन होते हैं? 3, यानी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, और इसमें भी कार्बन 3 है और इसमें भी कार्बन क्या है? 3 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आरयूबीपी में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 कार्बन होते हैं, है ना? अब एक यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 5 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर 6 है कार्बन तो 3 एक के पास आ गए और 3 एक के पास आ गए, तो 3 कार्बन युक्त जो हमारे पास फर्स्ट स्थायी प्रोडक्ट जो है वो 3 पीजीए यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसमें 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। इसीलिए इस चक्र का नाम क्या है? C3 चक्र है ना? कि ये ऐसा चक्र है जिस C3 पादपों में पाए जाने वाला ऐसा चक्र है, क्योंकि इसका जो पहला जो स्थायी जो उत्पाद है वो बनता है, वो कौन सा होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कि 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? फिर उसके बाद ये हो गई कार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया, मतलब कार्बन का जुड़ना। उसके बाद आती है अभिक्रिया कौन सी? अपचयन। अब अपचयन जो होता है, यानी ये फॉस्फोग्लिसरिक जो है अम्ल है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। मतलब एसिड्स जो होते हैं जब भी क्या होते हैं? अपचयनित होते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं अगर एसिड्स का क्या किया जाए? अपचयन किया जाए तो यहाँ पर ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्रिया अपचयन की अभिक्रिया है, लेकिन ये एक चरण में पूरी नहीं होती है। ये कितने चरणों में पूरी हो रही है? 2 चरण में। देखो कैसे? सबसे पहले ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पर कितना है? एक ही फॉस्फेट है। कितना है? फॉस्फो आ रहा है ना, ठीक है? तो एक ही है, ये 2 तो मैंने मॉलिक्यूल के लिए लगाया बेटा कि 2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक कितना है? फॉस्फेट समूह इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी तो क्या कह रहा है? बाई, बाई मतलब 2, तो 2 दूसरा कहाँ से आया? दूसरा फॉस्फेट समूह कहाँ से आया? तो कहाँ से आया? देखो ये जो एटीपी, एटीपी कहाँ से आई? हमारे असेंबल जो एनर्जी होती है, यानी प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में जो एटीपी बनी थी वो काम में ली जाती है। ये एटीपी काम में ली जाती है, टूटती है तो एडीपी और फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये जो फॉस्फेट समूह है ये ऐड हो जाएगा किसके? इसके साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 यानी थर्ड पोजीशन पे बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर हम देखो 2 एटीपी क्यों ले रहे हो मैम? क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो प्रत्येक के लिए एक एटीपी चाहिएगी ना, इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ही किसके बनेंगे? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है? अब क्या होगा? अब इसके साथ क्या जुड़ेगी? अपचयन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ये हमारे पास जो सेव Na प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण से जो हमारे पास उपस्थित NADPH प्लस था,
ठीक है। तो इससे क्या किया जा रहा है, इसको इससे क्या किया जा रहा है, अपघटित कर कर हम क्या कर प्राप्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये NADP रह गया, और हाइड्रोजन जो अलग निकली वो हमने इसको इसके साथ जोड़ी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, कितने, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये NADPH2 जो है वो NADPH में चेंज हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 थे। तो हमें NADPH2 भी कितने चाहिएगा, H+H भी लिखा रहता है, तो ये भी हमें कितना चाहिएगा, 2 चाहिएंगे, है ना। तो 2 चाहिएंगे, तो यहाँ पर ये जो NADP है वो भी 2 होगा, और हाइड्रोजन के आयन भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पर 3 जो बन रहा है नया प्रोडक्ट, वो यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ते ही नया प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना है। लेकिन ये तो 3 है, जबकि यहाँ तो बाय था, मतलब एक फॉस्फेट कहाँ गया, तीसरी पोजीशन पे एक फॉस्फेट है उपस्थित, लेकिन ये जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो कहाँ गया, तो वो इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में निकाल दिया। अब मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो फॉस्फेट के अणु भी कितने निकलेंगे, 2, यानी एक फॉस्फेट अलग निकाल रहा है और एक फॉस्फेट अलग निकाल रहा है ये इसमें से। तो अब इसको हम बोलेंगे 3-फॉस्फो, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट समूह था वो इसने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, यानी यहाँ 2 फॉस्फेट के जो है अणु यहाँ पर निकल गए हैं। ठीक है, अब है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त है। ये भी 3 है, ये भी कितने हैं, 3 कार्बन युक्त है, और ये जो प्रोडक्ट बना ये भी कितना है, 3 कार्बन युक्त। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट है आपका दूसरा चरण, वो कौन सा है, अपचयन। अपचयन का जो चरण होता है वो पूरा होता है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ से ये जो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है, इसमें इससे क्या होता है, अलग होकर आधा जो है वो ग्लूकोज क्या करेगा, बनेगा, और बाकी का जो प्रोडक्ट बनता है वो आरयूबीपी का क्या करेगा, पुनः निर्माण करेगा। ठीक है, आरयूबीपी का पुनः निर्माण कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कर रहा है ना। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो कर रहा है, अब यहाँ पर ये जो है एक तो इधर चला गया ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, इधर चला गया ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, और इस क्रिया को हम कहेंगे, यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए जाएगा, इस क्रिया को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स अभिक्रिया। श्वसन के अंदर एक क्रिया होती है, श्वसन चैप्टर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक अभिक्रिया होती है, तो उसका उल्टा जो होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, यानी इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बनता है ना, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो ये उल्टा प्रोसेस चलता है कि यहाँ से वापस क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको हाफ ग्लूकोज, यानी एक CO2 जब आती है तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, बनता है, और बाकी का जो प्रोडक्ट बचता है वो कहाँ चला जाता है, आरयूबीपी का पुनर्निर्माण करेंगे। बट आरयूबीपी में तो बाय आ रहा है ना, बायफॉस्फेट है, बायफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट के क्या है, अणु है, लेकिन इसके पास तो एक ही है 3 पोजीशन पे। तो एक और कहाँ से आएगा फॉस्फेट, तो यहाँ से आएगा बेटा, ये एटीपी जो थी वो टूटेगी, ये जो फॉस्फेट हमारे पास आएगा ये इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वापस आरयूबीपी जो है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो 5 कार्बन युक्त क्या हो जाएंगे, जो है देखो, एक कार्बन तो है इधर चला गया, है ना, देखो कैसे हुआ, यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने चल रहे थे बेटा, 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, और एक के पास कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितने कार्बन हो गए, 6। तो एक कार्बन तो चला गया किधर, ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, है ना, एक कार्बन तो चला गया हाफ ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, और बाकी ने वापस क्या कर लिया, आरयूबीपी बना दिया, और ये चक्र वापस क्या हो गया, चल गया। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये क्या है, हमारा जो है C3 चक्र है। C3 चक्र के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, मतलब एक CO2 जो है वो क्या करती है, हाफ ग्लूकोज को क्या करती है, बनाती है, क्या करती है, हाफ ग्लूकोज को बनाती है। अब यहाँ पर एटीपी कितने यूज आए, एक एटीपी तो यहाँ यूज आया, फिर 2 यहाँ पर आए, तो टोटल एटीपी कितने यूज हुए, 3 एटीपी जो हमने यूज कर रखे थे वो, और 2 जो है Na
DPH2 जो है वो क्या है, काम आए, है ना। तो ये हमारे पास क्या हुए, काम हुए, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्राप्त करना है, क्या करना है, एक ग्लूकोज, अभी तो ये तो हाफ ही आया है ना, हमको पूरा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है अगर हमको प्राप्त करना है तो हमें इस केल्विन साइकिल को कितने टर्न मारने पड़ेंगे, 6 टर्न जो है वो क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, मतलब 6 बार ये क्या होगी, चलेगी, तब जाकर क्या हो गए, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। आ गई बात समझ में। तो एटीपी कितने चाहिएंगे फिर हमें, 6 टर्न मारेगी तो एटीपी कितने यूज आ रहे हैं बेटा, टोटल 3, है ना, 3 है। और एक ग्लूकोज का अणु, यानी एक ग्लूकोज का अणु बना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि C6 होता है ग्लूकोज के अंदर, फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H12O6 है ना। तो हमारे को एक ही CO2 मिल रही है ना यहाँ से, तो हमको C6 चाहिए। तो इसीलिए ये कितनी बार टर्न लगाएगा, 6 टाइम, टोटल 6 टाइम जब टर्न लगाएगा तब जाके ग्लूकोज का एक अणु बनेगा। समझ आ रहा है। तो 6 टर्न लगता है तब ग्लूकोज का एक अणु बनता है। अब एटीपी हम यूज कर रहे थे, एक तो यहाँ, दो वहां, है ना। तो कितने हैं टोटल, 3, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 12, 6 × 6 = 18, 18 एटीपी यूज आती है। NADPH2 कितने यूज आ रहे हैं, 2, तो 2 × 6 कितने हो गए, 12 NADPH जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो ये इतना जो है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की, वहां से ये हमको क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, C3 चक्र जो है वो क्या हुआ, पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर C4 चक्र पढ़ेंगे।